हेलो वेलकम नमस्कार स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का ये ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम यूपी टेट एग्जाम 2026 को ध्यान में रखते हुए जो उसका पोर्शन हिंदी का भाग है, हिंदी के भाग के 30 प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो को हम कवर करेंगे। आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि आप आज की वीडियो में देखेंगे जितने भी आपके यूपी टेट एग्जाम में 30 प्रश्न बनते हैं दोस्तों, ये 30 प्रश्न का जो आपका सिलेबस है अपठित अनुच्छेद हिंदी वर्णमाला में आपको पता है कि अल्पप्राण महाप्राण जो आपके उच्चारण स्थान हो गए, इसके बाद अघोष सघोष, ये इसको यहाँ से बनता है संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण संधि समास विलोम शब्द पर्यायवाची मुहावरे लोकोक्तियाँ एवं शिक्षण विधियाँ। ये जो है आपका यूपी टेट का सिलेबस है और इसी से प्रश्न रिलेटिव चीज़ें बनती हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो को लेकर आया हूँ। आज की वीडियो में जितने भी आप प्रश्न देखेंगे इससे ही रिलेटिव रहेंगे। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम आज की वीडियो का दोस्तों पहला प्रश्न हम देखेंगे। ये पहला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं। ऊष्म व्यंजन याद रखेंगे, ऊष्म व्यंजन उसे कहते हैं जिनके उच्चारण से मुख से गर्म हवा या वायु निकलती है, जिनका उच्चारण मुख में जो आपका तालु है, जिह्वा है, इसके संघर्ष से, इसके रगड़ से उत्पन्न होता है, उसको हम ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। और आपको बता दें दोस्तों, याद रखिएगा ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है प्यारे, 4 होती है। जो आपके स ह होते हैं इनको ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको यहीं पे मैं आपको बता रहा हूं 2-3 बार ये चीजें बनी है। अंत्यस्थ व्यंजन या अंत्यस्थ व्यंजन कितने होते हैं? अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या होती है दोस्तों 4। कौन कौन से प्यारे? य हो गया, आपका र हो गया, आपका ल हो गया, आपका व हो गया। याद रखेंगे इसी में से य दे देगा, र दे देगा, ल या व दे देगा और कहेगा निम्न में से अंत्यस्थ व्यंजन कौन है। इसलिए आपको उसमें व्यंजन 4 होते हैं, चारों को याद रखना है। अंत्यस्थ व्यंजन 4 होते हैं, चारों को याद रखना है। और आपको दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता रहा हूं कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है और इनको भी याद रखना है। कौन कौन से होते हैं? आपका छत्री हो गया, आपका त्र हो गया, आपका अज्ञा हो गया और आपका स्र वाला स्र हो गया। ये 4 आपके क्या होते हैं दोस्तों? संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन कहलाते हैं जो 2 या 2 से अधिक 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, उनको हम लोग संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। 2 वर्ण से, जैसे देख लीजिएगा आपको बता रहे हैं, जैसे छत्री है ना, ये कैसे मिलकर बना है? ये आधा क और याद रखेंगे पूरा स से मिलकर बनता है। ठीक है, यहीं पे त्र की बात करें दोस्तों, ये आधा त और पूरा रस्सी वाला र से मिलकर बनता है। प्यारी अगर अज्ञा की बात करें दोस्तों तो याद रखेंगे आधा ज और पूरा इया से मिलकर बनता है। और जो ये श्री वाला देख रहे हैं दोस्तों, ये आधा स और पूरा रस्सी वाला र से मिलकर बनता है। ये बात आप लोग देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। जो ये संयुक्त व्यंजन है लगभग 2-3 बार दोस्तों भी यूपी टेट में बन गया है कि अज्ञा का निर्माण किससे है, त्र का निर्माण किससे है, आपका छत्री का निर्माण किससे है, आपका स्र का निर्माण किससे है। तो इस प्रकार आप लोग जानते रहिए। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4, स ह। अंत्यस्थ व्यंजन की संख्या 4, य र ल व। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4, छत्री त्र अज्ञा और स्र। ये बात आप लोग याद रखिएगा। यहीं पे मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपसे पूछे कि नासिक व्यंजन किसे बोलते हैं। नासिक व्यंजन की संख्या कितनी होती है? आपको बता दें प्यारे, आपको बता दें दोस्तों, नासिक व्यंजन की संख्या होती है 5। याद रखेंगे। कौन? अंग हो गया। हर वर्ग का 5वां वर्ण नासिक व्यंजन कहलाता है। इसके उच्चारण में आपकी नाक से वायु या हवा निकलती है। अंग हो गया, इया हो गया, आपका अड़ हो गया, आपका न हो गया, आपका म हो गया। इसको दोस्तों बोलते हैं नासिक व्यंजन। याद रखेंगे यही अंग, इया, ड़, न, म, ये नासिक व्यंजन कहलाते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा। एक प्रश्न आपको और बता रहे हैं दोस्तों, याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहता है कि पार्श्विक व्यंजन किसे बोलते हैं। पार्श्विक व्यंजन किसे बोलते हैं? तो जो आपका ल होता है इसको पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। और यहीं पे दोस्तों याद रखेंगे, इसी के साथ पूछ लेता है कि लुंठित व्यंजन किसे बोलते हैं। लुंठित व्यंजन किसे बोलते हैं दोस्तों? रस्सी वाले र को क्या बोलते हैं? लुंठित व्यंजन बोलते हैं। और यहीं पे मैं एक बात और आपको बता रहा हूँ दोस्तों, काकल्य व्यंजन किसे बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। काकल्य व्यंजन जो ह होता है इसको काकल्य व्यंजन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, उत्क्षिप्त व्यंजन किसे बोलते हैं? कोई भी चीजें मैं नहीं छोड़ूंगा, याद रखिएगा दोस्तों। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन होता है? जो ये ढ हो गया और ये डलिया वाला ड हो गया, इसको उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। इसकी संख्या 2 होती है। लुंठित व्यंजन की संख्या 1 होती है। काकल्य व्यंजन की संख्या 1 होती है। पार्श्विक व्यंजन की संख्या 1 होती है। आपके संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। अंत्य
अंत्यस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है और प्यारे उसमें व्यंजन की संख्या आपकी 4 होती है। ये बात याद रखना। और आपसे एक बात और बता रहा हूं दोस्तों, याद रख लीजिएगा, एक वर्ग में कितने व्यंजन होते हैं? तो एक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। याद रखेंगे, क वर्ग में कितने? 5, च वर्ग में कितने? 5, ट वर्ग में कितने? 5, त वर्ग में कितने? 5 और प वर्ग में कितने प्यारे? 5 होते हैं। ठीक है, आपको अभी मैं इसके बारे में अभी पूरा नहीं हुआ, अभी आपको बताऊंगा आगे। चलिए दिखाते हैं आपको। याद रखेंगे, जो आपका हिंदी है इसकी लिपि किस भाषा में है? तो याद रखेंगे देवनागरी लिपि होती है। बात आप लोग याद रखेगा। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो याद रखेंगे आपका 14 सितंबर को क्या मनाते हैं दोस्तों? हिंदी दिवस मनाते हैं। और याद रखेंगे 10 कब दोस्तों? याद रखेंगे 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। 14 सितंबर और 10 जनवरी, यह हिंदी दिवस से रिलेटिव दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है आपकी। ठीक है, आपको बता दें जो हिंदी के वर्ण होते हैं, जो आप लोग देखे हैं सिलेबस में वर्ण बनता है, तो वर्ण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर और एक होता है दोस्तों व्यंजन। वर्ण के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? याद रखिएगा 11 होती है। और कौन कौन से स्वर होते हैं? आपका अ हो गया, आपका आ हो गया, छोटी, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि वाला री और ए ओ औ, ये क्या है दोस्तों? ये आपके स्वर कहलाते हैं। याद रखिएगा स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर भी आपके 2 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से तो 3 प्रकार के भी होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। लेकिन हम पढ़ते किसको हैं? ज्यादातर 2 चीजों को पढ़ते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा स्वर के प्रकार तो 3, लेकिन मुख्य रूप से 2 ही होते हैं। एक प्लुप्त स्वर होता है जिनके उच्चारण में स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लुप्त स्वर बोलते हैं। यहाँ पे देखिएगा हर्ष स्वर, याद रखेंगे दोस्तों, ये प्रश्न आपका बनता है कि हर्ष स्वर कितने होते हैं? हर्ष स्वर की संख्या 4 होती है। इसको लघु स्वर के नाम से जानते हैं। अ हो गया, छोटी ई हो गया, छोटा ऊ हो गया और ऋषि वाला री हो गया, इसको हर्ष स्वर बोलते हैं। इसके बाद प्यारे दीर्घ स्वर आता है। दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। आपका आ हो गया, आपका बड़ी ई हो गया, आपका बड़ा ऊ हो गया और एनक वाला ए हो गया और ए हो गया और ओ हो गया और इसके बाद दोस्तों आपका अ हो गया। ये आपके क्या हो गए दोस्तों? ये आपके दीर्घ स्वर हो गए। इनकी संख्या 7 होती है। ठीक है, इसके बाद आपसे प्रश्न बनता है अयोगवा की संख्या कितनी होती है दोस्तों? याद रखेंगे अयोगवा की संख्या 2 होती है। याद रखेंगे अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? याद रखिएगा अनुस्वार और प्लस के दोस्तों विसर्ग जो होते हैं यह अयोगवा कहलाते हैं। और अनुस्वार याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए अनुस्वार जो अंग होता है इसको अनुस्वार बोलते हैं और जो अ होता है इसको विसर्ग बोलते हैं। इसका चिन्ह होता है जहां कहीं भी ऐसा लगा हुआ किसी शब्द के पीछे आ जाए, इसको समझ लीजिएगा ये विसर्ग है और ये दोस्तों क्या होता है? अनुस्वार होता है। अनुस्वार और विसर्ग दोनों का सम्मिलित रूप जो होगा इसको क्या बोलिएगा? अयोगवा बोलिएगा। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपसे प्रश्न बनता है स्पर्शी व्यंजन कौन होते हैं? आप लोग बहुत से बुकों में लिखा हुआ देखे होंगे कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 25 होती है। लेकिन मैं भी बता रहा हूं, अगर 25 के साथ 2 और कैलकुलेट कर जोड़ लीजिए, कलेक्ट कर लीजिए, और जो स्पर्शी व्यंजन मुख्य रूप से होते हैं दोस्तों 27 होते हैं। 25 ही बहुत जगह पे लिखा हुआ मिलता है, लेकिन याद रखेंगे 27 क्योंकि अलग से इनको यहाँ पे मान्यता दी गई है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, आपको मैं यहीं पे लगे हाथ बता रहा हूं कि क वर्ग में कितने आते हैं। देखिए एक क वर्ग है, क वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। क हो गया, आपका ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, अंगा हो गया। एक क वर्ग की ध्वनियां है, ये च वर्ग की ध्वनियां है, ये ट वर्ग की ध्वनियां है, ये त वर्ग की ध्वनियां है और ये प वर्ग की ध्वनियां। याद रखेंगे इनका उच्चारण स्थान पूछता है, मैं आपको यहीं लगे हाथ बता रहा हूँ। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों? कंठ होता है। याद रखेंगे च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों? तालु होता है। और इसके बाद ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों? मूर्धा होता है। और यहाँ पे देखिएगा त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों? दंत होता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों? याद रखेंगे ओष्ठ होता है। ये आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और यहाँ पे अंत्यस्थ व्यंजन अभी मैंने आपको बताया य, र, ल, व, ये 4 होते हैं अंत्यस्थ व्यंजन। और ये देखिएगा स, स, ह, इनको बोलते हैं दोस्तों उष्म व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। और कौन सा व्यंजन कैसे बनता है? छत्री क और स से मिलकर बना, त्र आधा त और र से मिलकर बना, आज्ञा आधा ज और य से मिलकर बना, और श्री वाला श्र जो है दोस्तों आधा स और पूरे र से मिलकर बना। इस प्रकार आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे ले चलते हैं।
आप लोगों को इस चीज़ों को देख ही लिए। यहाँ पे मुझे ये बताना था कि कवर का उच्चारण स्थान कंठ है, चवर का तालु है, टवर का मूर्धा है, तवर का दंत है और पवर का ओष्ठ है। और यही आपके क्या है दोस्तों, ये आपके स्पर्शी व्यंजन है। क्या है दोस्तों, स्पर्शी व्यंजन है। यहाँ पे देखिएगा अंग हो गया, इया हो गया, अड़ हो गया, न हो गया, ए म हो गया, इनको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इनको हम लोग नासिक के व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, नासिक के व्यंजन बोलते हैं, क्योंकि उसके उच्चारण में आपके नाक से वायु निकलती है, हवा निकलती है। इनको नासिक के व्यंजन का हम लोग नाम दे देते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे वर्णों का उच्चारण स्थान आप लोग देखेंगे, यहाँ पे स्वर और व्यंजन दोनों का उच्चारण स्थान देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका आप प्रैक्टिस देखिएगा। देखिएगा, आपको मैंने बताया कि जो क हो गया आपका, ख ग घ अंग और इसके बाद ह और इसके बाद आपका अ हो गया, आ हो गया, इनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। ठीक है, तालु से उच्चारण स्थान छोटी ई, बड़ी ई और साथ में च वर्ग को देखिएगा, तालु से होता है। जो ट वर्ग है वो और मूर्धा जो होते हैं, इनका उच्चारण स्थान आपका मूर्धा से होता है। और इसके बाद आपका त वर्ग हो गया और इसके साथ साथ ल हो गया, स हो गया और यहाँ पे देखिएगा री हो गया, इसका उच्चारण स्थान आपका दंत से होता है। प वर्ग के साथ साथ छोटा ऊ, बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान आपका ओष्ठ होता है। और इसके बाद आपका एनक वाला ए और अय, इनका उच्चारण स्थान कंठ तालु से होता है। और इसके बाद ओ औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ से होता है। व का उच्चारण स्थान आपका दंतोष्ठ से होता है। और यह इया हो गया आपका, इया हो गया, अंग हो गया, अड़ हो गया, न हो गया, म हो गया, इसका उच्चारण स्थान आपका नासिका है। याद रखेंगे, ये नासिक के व्यंजन बोलते हैं, इसका उच्चारण का स्थान क्या है दोस्तों, नासिका है। इस प्रकार इस चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। समझ लीजिए कि हर साल यहाँ से प्रश्न बना है। किसी भी साल का आप हिंदी का पेपर रिपीटेड उठाकर देख लीजिएगा दोस्तों, आपका प्रश्न बना है तो बना है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों, तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे 1000 वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और आपको मैंने बताया है कि यहाँ पे केवल वही चीज़ें बताई जाएगी जो आपके सिलेबस पर आधारित होगी, जो चीज़ें आपके एग्जाम में बनी है और बनने की संभावना है। तो इसलिए आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों आपके जानने में जितने भी आपके सहपाठी हैं जो कि यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके तक ये वीडियो पहुँचा दीजिएगा, जिससे हमारी भी मदद हो सके। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर वीडियो की आप बिल्कुल फ्री में PDF चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 6388 46 79 11 पे आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिए और व्हाट्सअप में लिख दीजिए दोस्तों PDF, और आपको बिल्कुल फ्री में PDF मिल जाएगी। साथ साथ हमारे व्हाट्सअप ग्रुप अभिषेक एकेडमी में आपको ऐड कर दिया जाएगा, जहां पे आपको बिल्कुल फ्री में हर वीडियो की PDF बिल्कुल फ्री में मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैंने आपको चीज़ें बताई दिया। वर्णमाला के 2 भेद होते हैं, स्वर होता है, व्यंजन होते हैं, और ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है, अभी बताई दिए। दीर्घ स्वर की संख्या जो होती है 7 होती है, कौन कौन से होती है बताई दिया हूँ। स्पर्श व्यंजन के बारे में आपको बताना है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 25 आपको मैंने बताया वो होती है। और जो आपके ढ और ढक्कन वाला ढ ये होते हैं, इस प्रकार स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं 27। अंत्यस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। आपका य हो गया, र हो गया, ल हो गया, व हो गया। उस व्यंजन की संख्या 4 होती है। आपका स ह हो गया। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। आपका छत्री हो गया, आपका त्र हो गया, आपका आज्ञा हो गया, आपका स्र हो गया। द्वितीय व्यंजन जो होते हैं, याद रखेंगे, इसके उच्चारण में डबल उन्हीं का उच्चारित होता है, उसको द्वितीय व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। जो आपका ड और ढ हो गया, इनकी संख्या 2 होती है। और याद रखेंगे संयुक्ता अक्षर वो होते हैं जो 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है, यही आपको बताना है दोस्तों। कौन ऐसा वर्ण है जो दंत नहीं है? त दंत वर्ण का है। आपको सबसे पहले देखिएगा जो त हो गया, और इसके बाद यहाँ पे मैंने लिख रहा हूँ दोस्तों, देखिएगा त हो गया, आपका थ हो गया, आपका ध हो गया, आपका ध हो गया, और आपका न हो गया, और इसके साथ साथ आपका ल हो गया, आपका स हो गया। अभी मैंने यहाँ ऊपर आपको बताया, देखिएगा यहीं पे देखिएगा दंत, यहाँ पे देखिए ना ये दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देखिएगा ये दंत वाला, ठीक ना, ये जो आपका त ग्रुप हो गया, और इसके साथ साथ ल और स, और यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख रहे हैं ली। ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग ली को ले लीजिए, और ये अगर कहीं दे तो याद रखेंगे इनका उच्चारण दंत से होता है, और दंत व्यंजन इनको आप लोग बोलते हो। ठीक ठीक, आप लोग देखिएगा तो भी आपका दंत है, आपका ल भी दंत है, आपका द भी दंत है, लेकिन यह आपका दंत नहीं है। याद रखेंगे, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप यह चीज़ें याद रख लेंगे तो आपको बिल्कुल चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी, और आपको चीज़ें समझने में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और आपको यह पता है ना कि यह जो है दोस्तों, यह क्या है दोस्तों, यह तालु से इसका उच्चारण होता है। कहाँ से होता है दोस्तों? तालु से होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। आगे देखते हैं, इनमें से कौन व्यंजन
अल्प प्राण है। आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ दोस्तों, याद रखिएगा, ये देख लीजिए, यहीं से आप लोग खत्म कर लीजिएगा अल्प प्राण का डर और यहीं से खत्म कर लीजिए दोस्तों महाप्राण का डर। आपको कुछ भी पूछे आप तुरंत बताइएगा। प्रत्येक वर्ग को आप लोगों ने देखा, प्रत्येक वर्ग में आपके कितने आपका 5 वर्ण होते थे और आपका 1, 3 और 5 जो वर्ण रहेगा वह अल्प प्राण कहलाएगा और 2 और 4 रहेगा वह महाप्राण कहलाएगा। और साथ में आपका अंत्यस्थ व्यंजन जो होता है य हो गया, आपका र हो गया, ल हो गया, व हो गया और जो आपका उष्म व्यंजन हो गया आपका स, ए वाला स और ह हो गया, ये आपके महाप्राण कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, आपको जहां से कहेगा तुरंत आप बता दीजिएगा। अब देखो ना दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा ख क्या है, क वर्ग का है। क वर्ग में कै नंबर पर आता है, 2 नंबर पर आता है। तो 2 नंबर पर आता है तो 2 नंबर किस में आएगा, महाप्राण में आएगा। आपको पता है कि ये क्या है, ख महाप्राण है। और आपको पूछा है अल्प प्राण। इसी तरह पहचान करते हैं, देखिएगा च वर्ग में। अब च वर्ग में आप लोग आ जाइए। अब च वर्ग में आप देखिएगा, च वर्ग आपका वर्ग ही है और पहले नंबर पर आता है च वर्ग, 1 नंबर पर। 1 नंबर पर अल्प प्राण होगा और आपको पता है कि च इनमें से कौन अल्प प्राण है, तो आपका च अल्प प्राण है। ठीक है, अब थ में जाइएगा तो त वर्ग में है, त वर्ग में 2 नंबर पर आता है, त की बाद थ आता है, तो ये क्या होगा, ये महाप्राण हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा प की बाद फ आता है, प वर्ग में, प 1 नंबर पर, फ 2 नंबर पर, तो क्या होगा दोस्तों, ये भी आपका महाप्राण होगा। तो आप लोग सीख गए ना कि क्या है, कौन क्या है। आपसे ये दे दे कि बताओ दोस्तों ये स क्या है, आप लोग देखिएगा उसमी व्यंजन है और उसमी व्यंजन जो होते हैं वो महाप्राण होते हैं। आपसे यही दे दे कि ल क्या है, ल आपका अंत्यस्थ व्यंजन है, अंत्यस्थ व्यंजन आपके क्या होते हैं दोस्तों, अल्प प्राण होते हैं। इस तरह आप चीज़ों को प्रैक्टिस कर लीजिए, चीज़ों को समझ लीजिए, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों अब तक के वीडियो में केवल हमने 3 प्रश्नों को कवर किया है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है कि समझ लीजिए किसी वर्ष का पेपर प्रीवियस ईयर उठाकर देख लीजिए, इससे प्रश्न बिल्कुल बनने वाले हैं। लगभग इस वीडियो से आपको किसी भी साल यूपी टेट में 4 से 5 प्रश्न डायरेक्टली मिल जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए, अल्प प्राण महाप्राण की चीजें हुई खत्म, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा, अगर आपको मैं यहाँ पे बताऊं दोस्तों, तो यहाँ पे 1 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर और यहाँ पे 4 नंबर और यहाँ पे दोस्तों 5 नंबर। अब आप लोगों को पता है ना कि यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि अल्प प्राण जो होता है इसका सूत्र होता है 1, 3, 5, 135 और महाप्राण का जो होता है दोस्तों वो होता है 24। याद रखेंगे 2 और 4। महाप्राण मतलब आपके शरीर में प्राण 24 घंटा रहता है, आपको पता है। और अल्प प्राण जो होता है वह आता जाता रहता है, 1, 3, 5 मतलब आता जाता रहता है, ठीक ना। जो कोमा में व्यक्ति होता है, ऐसे आप लोग याद रखो। अल्प प्राण 135 मतलब कि 1 घंटा के लिए, 3 घंटा के लिए, 5 घंटा के लिए जो जीवित रहता है उसको बोलते हैं अल्प प्राणी व्यक्ति, वो मरने वाला है। और महाप्राण मतलब आपके शरीर में 24 घंटा आपके अंदर क्या होनी चाहिए दोस्तों, आपकी सर्कुलेशन होनी चाहिए, आपके अंदर जीव या जीवन के भिन्न भिन्न कार्य होने चाहिए, वह व्यक्ति महाप्राण कहलाता है। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा, महाप्राण का 24 होता है, अल्प प्राण का 135 होता है। आपसे मैं कहूं दोस्तों कि क क्या है, क 1 नंबर पर है, अल्प प्राण होगा, च अल्प प्राण होगा, ट अल्प प्राण होगा, त अल्प प्राण होगा। अभी मैंने ध को ले लूं, चलिए ध देखिए, ध का नंबर पर आया दोस्तों याद रखेंगे 4 नंबर पर है। 4 नंबर क्या होता है, महाप्राण होता है, तो ध क्या होगा दोस्तों, महाप्राण होगा। यहीं पे आप लोगों का ठ ले लूं, ठ 2 नंबर पर आ रहा है, ये भी क्या होगा, महाप्राण होगा। आपको इया ले लूं, इया 5 नंबर पर आ रहा है, तो ये क्या होगा दोस्तों, ये आपका अल्प प्राण होगा। इस तरह चीजों को आप प्रैक्टिस की गई चीजों को समझ लीजिए। ठीक है, इसके बाद यहां पे देखिएगा य र ल व, इसको क्या बोलते हैं, इसको अंत्यस्थ व्यंजन या अंत्यस्थ व्यंजन बोलते हैं। इनकी संख्या 4 होती है और ये सदैव क्या होते हैं दोस्तों, यह आपके सदैव होते हैं अल्प प्राण। क्या होते हैं दोस्तों, इस सदैव हर कंडीशन में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में अल्प प्राण कहलाते हैं। और याद रखेंगे इसको उष्म व्यंजन बोलते हैं, याद रखेंगे उष्म संघर्षी व्यंजन बोलते हैं या उष्मी व्यंजन बोलते हैं। और इस सदैव क्या होते हैं दोस्तों, महाप्राण होते हैं। आपके जहां भी कहीं भी ये चीजें पूछ दे, आप तुरंत कहेगा कि ये भी महाप्राण, ये भी महाप्राण, ये भी महाप्राण और दोस्तों ये भी महाप्राण। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न बना है दोस्तों कि महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग से संबंधित है। आपको बताना है महाप्राण पहला दूसरा, आप लोगों को बता दिया ना कि महाप्राण का सूत्र होता है 24, मतलब दूसरा और चौथा जो है उसको सही कर लीजिए, ये जो होता है इससे संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन कौन सा है। 5 नंबर के प्रश्न को बताना है, बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण है। और ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, सबसे पहले आप लोग ओष्ठ व्यंजन लिख लीजिए। ओष्ठ व्यंजन को आप लोगों को पता है ना कि इसमें आपके 5 हो जाते हैं, तो आप लोग पांचों को सबसे पहले लिखिए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, प हो गया, आपको देखिएगा फ हो गया, इसके बाद दोस्तों आपका ब हो गया और इसके बाद आपका भ हो गया और दोस्तों यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे आपका यहाँ पे म हो गया।
ठीक है, अब सबको कैलकुलेट कर लीजिए, 1 नंबर, 2 नंबर, यहाँ पे देखिए 3 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों 4 नंबर, यहाँ पे आप 5 नंबर। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। अब देखिएगा, आप लोगों को पता है ना कि यहाँ पे देखिएगा, अब ओष्ठ व्यंजन हो गया, अब महाप्राण में जाते हैं। महाप्राण का सूत्र क्या होता है? 24, 2 और 4। अब देखिएगा 2 और 4 आपका फ हो गया, और इसके बाद 4 नंबर आपका भ हो गया। ठीक है, अब महाप्राण ही हमको चूज करना है, क्यों? तो अब हम लोग प को हटा देंगे, ब को हटा देंगे, अब म को हटा देंगे। अब देखिएगा, अब यहाँ पे स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन आपको पता है कि क से लेकर म तक के जो व्यंजन होते हैं स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, सभी आपके स्पर्श व्यंजन थे। ठीक है, अब देखिएगा अघोष और घोष। अघोष घोष क्या होता है आपको बता दें। अघोष जो याद रखेगा दोस्तों, अघोष जो होता है ना वह आपका पहला और दूसरा होता है, और जो घोष जो होता है ना उसका सूत्र होता है 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। मतलब यहाँ पे क्या कहा है? घोष कहा है। घोष कहा है तो मतलब 3, 4, 5 में आप लोग जाइएगा। और आप लोगों को पता है दोस्तों, जो यहाँ पे आप लोग चीज़ों को बहुत तरीके से देखेंगे तो आपको मिलेगा 4 नंबर पे भ है, तो मतलब कि हिंदी की स्पर्श भी ध्वनि है, घोष भी है, महाप्राण भी है और ओष्ठ व्यंजन भी है, तो आपका भ वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको मैं यहाँ पे थोड़ा अघोष और घोष का फंडा क्लियर करा दे रहा हूँ। देखिएगा, जितने आपके यहाँ पे लिख कर बता रहा हूँ, देखिएगा जितने आपके स्वर होते हैं ना, जितने आपके स्वर होते हैं वो भी, और जो आपके 3 नंबर का, 4 नंबर का और 5 नंबर का आपका प्रत्येक वर्ग का वर्ण होता है वो भी। और याद रखिएगा दोस्तों, आपका य हो गया, आपका र हो गया, आपका ल हो गया, आपका व हो गया, आपका ह हो गया, ये आपके क्या कहलाते हैं दोस्तों? ये आपके घोष कहलाते हैं। घोष को याद रखना है तो इतना चीज आप लोग याद रखिए, किसी भी एग्जाम में आप बैठिए आप उसको घोष को बिल्कुल कंफर्म कर लेंगे। और देखिएगा, अब यहाँ पे आप लोगों को मैं आपको बता रहा हूँ, अघोष की बात कर रहा हूँ। अघोष का क्या होता है? पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, और उसके साथ साथ आपका ए वाला स हो गया, आपका ए वाला स हो गया और ए वाला स हो गया। ये आपके क्या होते हैं दोस्तों? अघोष होते हैं। आपको याद करना है, तरीका आपको समझना है। आप लोग चीज़ों को ऐसे कंफर्म करिएगा और आप बिल्कुल सीख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं? किसी भी मूल शब्द के आगे लगते हैं। तो यहाँ पे बताना है सुशिक्षित में कौन सा उपसर्ग है। याद रखेंगे, शिक्षित के आगे सु आपका उपसर्ग लगा है, तो आप लोगों को पता है ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, सुशिक्षित में आपका सु उपसर्ग लगा है, शिक्षित के सामने सु लग गया तो ये सुशिक्षित शब्द बन गया है। आगे देखते हैं, यहाँ पे बताना अत्याचार में कौन सा उपसर्ग होगा। आपको बताइएगा दोस्तों, अत्याचार में अति उपसर्ग होगा। यहाँ पे अपमान में कौन सा उपसर्ग होगा? अप होगा। यहाँ पे निर्वासित में कौन सा उपसर्ग होगा? याद रखेगा निर होगा। अनुगामी में कौन सा उपसर्ग होगा दोस्तों? आपका अनु होगा। और याद रखेंगे बेघर में कौन सा उपसर्ग होगा? तो बे होगा। याद रखेंगे ऐसे उपसर्ग जो होते हैं वे मूल शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल दे देते हैं, चेंज कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, आपसे कह रहा हूँ प्रबल में कौन सा उपसर्ग होगा? प्र होगा। प्रताप में प्र होगा। प्रलाप में प्र होगा। प्रचार में भी प्र होगा। क्यों? क्योंकि मूल शब्द को छाट दीजिएगा, और मूल शब्द को जो छाट दीजिएगा तो जो आपका आगे लगा हुआ शब्द होगा वो उपसर्ग होगा। देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पराजय। पराजय, जय में क्या लगा है दोस्तों? परा लगा है, और परा ही आपका क्या होगा? उपसर्ग होगा। यहाँ पे देखिएगा परामर्श। परामर्श में भी क्या होगा दोस्तों? परा होगा। यहाँ पे अपमान में क्या होगा दोस्तों? मान में अप उपसर्ग लगा है। अपयश में क्या होगा? यश में आपका अप उपसर्ग लगा है। अपकार में क्या है दोस्तों? कार में आपका अप उपसर्ग लगा है। इसी तरह चीजों को देखिएगा, अधिकार, कार में क्या लगा दोस्तों? अधि उपसर्ग लगा है। अधिगम, गम में क्या लगा दोस्तों? अधि लगा है। तो इसी प्रकार आप लोग उपसर्ग को पहचान करेगा, और उपसर्ग से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं, धड़ाक में प्रत्यय क्या होगा। अब प्रत्यय, उपसर्ग क्या होते हैं? वह किसी मूल शब्द के आगे लगते हैं, और प्रत्यय क्या होते हैं? वो मूल शब्द के पाछे लगते हैं। अब देखिएगा, धड़ धन आंख में टूटेगा, तो याद रखेंगे यही आपका प्रत्यय होगा। याद रखेंगे 7 नंबर का सी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। धड़ाक में क्या प्रत्यय होगा? तो आंख प्रत्यय होगा। धड़ में आंख शब्द जुड़ा हुआ है। आगे देखते हैं, आपको ये बताना है, यहाँ पे बताइएगा सुहावना में कौन सा प्रत्यय है, आपको ये बताना है दोस्तों। याद रखिएगा, सुहावना में क्या होता है, इसको जब तोड़िएगा तो आपको ये टूटेगा, तो आपको मिलेगा इसमें कि सुहावना में सुहा धन के आवना में टूटेगा। किसमें? सुहा धन के आवना में टूटेगा, और सुहावना में आपका आवना प्रत्यय होगा। घटिया हो गया, बढ़िया हो गया, जड़िया हो गया, कड़िया हो गया, इसमें आप सब में याद रखें, घटिया में घट में ईया प्रत्यय जुड़ेगा,
और उसी तरह आपका बढ़िया में बढ़ में ईया प्रत्यय जुड़ेगा, जड़ में ईया प्रत्यय जुड़ा है तो जड़िया हुआ है, कड़ में ईया प्रत्यय जुड़ा है तो कड़िया हुआ है। इस प्रकार इस सभी शब्दों में आपका ईया प्रत्यय जुड़ेगा, याद रखेंगे। सामाजिक में कौन सा प्रत्यय होगा, तो सामाजिक में इक प्रत्यय होगा, समाज में इक शब्द लगा है। मानवता में, मित्रता में, लघुता में, सभी देखिए लघु में ता जुड़ा है, मित्र में ता जुड़ा है, मानव में ता जुड़ा है तो मानवता बना है। इस प्रकार इसमें भी आपका ता आपका प्रत्यय हो जाएगा। इस तरह आप प्रत्यय का पहचान करना सीख लीजिए। आगे देखते हैं, यहाँ पे चिन्ह देखिएगा, अल्प विराम का चिन्ह क्या है। अल्प विराम का चिन्ह जो होता है दोस्तों, याद रखिएगा, अल्प विराम का चिन्ह ए होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये जो चिन्ह है किसका है दोस्तों, ये अर्ध विराम का होता है। किसका होता है दोस्तों, यह आपका अर्ध विराम का चिन्ह होता है। और याद रखेंगे ये जो होता है खड़ी पाई जैसा होता है, ये पूर्ण विराम का चिन्ह होता है। और याद रखेंगे ये संबोधन चिन्ह होता है, याद रखेंगे ये संबोधन चिन्ह का सिंबल होता है। इस तरह कुछ चिन्ह को देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा, तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। देखिए आपको पता है कब, कहां, क्यों, कैसे लगा हो, तो यह कौन सा शब्द को डिनोट कर रहा है, यह प्रश्नवाचक को चिन्ह को डिनोट कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको कुछ विराम चिन्ह दिखाते हैं, यहां पे आपको बताऊंगा दोस्तों। देखिएगा ये पूर्ण विराम, पूर्ण विराम जब किसी वाक्य को लिखते समय वाक्य पूरा होता है तो वहां पे उसको ऐसे खड़ी पाई कर देते हैं, यह पूर्ण विराम होता है। ये अल्प विराम जो होता है दोस्तों, उसका चिन्ह ऐसे होता है, थोड़ा यहाँ पे रुका जाता है। अर्ध विराम का जो सिंबल होता है वह ऐसे होता है दोस्तों। और याद रखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह का सिंबल जो होता है वो ऐसे होता है दोस्तों। और याद रखेंगे विस्मय बोधक चिन्ह का जो होता है खड़ी पाई लिखकर और नीचे ऐसे बिंदु बनाते हैं, यह विस्मय बोधक चिन्ह का सिंबल होता है। योजक चिन्ह या निर्देशक चिन्ह का जो होता है दोस्तों, याद रखेंगे वह ऐसे होता है। कोष्टक जो होता है वह उसका चिन्ह ऐसे होता है या ऐसे होता है दोस्तों। आप लोगों को पता होना चाहिए, कोष्टक चिन्ह में हम किसी चीज़ को सही तरीके से बताने के लिए यूज करते हैं। और इसके बाद आपका उद्धरण या अवतरण चिन्ह की बात करें दोस्तों, तो उसका चिन्ह ऐसे होता है, इसमें हम ऐसे लिखते हैं किसी चीज़ को। लाघव चिन्ह का जो सिंबल होता है ऐसे जीरो लिखता है, जैसे आप लोगों को पता है ना लाघव चिन्ह, जैसे डॉक्टर लिखना हो तो पूरा ऐसे डा बना के जीरो लिख देते थे, तो इसको लाघव चिन्ह का हम नाम देते हैं। हंस पद या त्रुटि पूरक, जब किसी शब्द को लिखते समय कोई शब्द छूट जाए तो ऐसे करके हम लोग उस शब्द को लिख देते हैं, यह त्रुटि पूरक हंस पद का सिंबल होता है। विवरण चिन्ह का जो होता है वह ऐसे करके हम लोग ऐसे कर देते हैं। यह आपके कुछ सिंबल हैं जो बने हैं, आप लोग इसको कवर कर लीजिए क्योंकि आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम संज्ञा की बात करते हैं। संज्ञा मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है, कहीं कहीं पे आपको 3 भी मिले, लेकिन 3 को ना सही मारिएगा, आप मारिएगा 5 को दोस्तों। याद रखेंगे 5 प्रकार की होती है। संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति, जाति, भाव जैसे जो आपके वाक्य और शब्द होते हैं उनको हम लोग संज्ञा बोलते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को जिससे हम जानते हैं उसको संज्ञा बोलते हैं। अब देखिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहाँ पे आएगा, आपको यहाँ पे बता रहे हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो किसी व्यक्ति का विशेष नाम से जानी जाएगी, उसको हम व्यक्तिवाचक। जैसे आप लोगों को देखिएगा, अगर नाम लेकर कहे, राम कहे, दिल्ली कहे, स्थान का नाम है ना दिल्ली, हिमालय कह दे, याद रखेंगे पर्वत का नाम है ना, रामायण या किसी एक विशेष पुस्तक का नाम है ना, तो याद रखेंगे यह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। जातिवाचक संज्ञा होगी जो किसी जाति को डिनोट करेगी, जैसे लड़का बहुत से लड़कों को डिनोट कर रहा है। नदी, बहुत सी नदियों को, गंगा यमुना का नाम नहीं ना लिया, गंगा यमुना का नाम लेता तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता। शहर, ये किसी शहर का नाम नहीं ले रहा है, केवल शहर को बता रहा है कि वो ये शहर है, वो शहर है, ठीक है। कुत्ता, कुत्ता का विशेष नाम होता तो व्यक्तिवाचक होता। पुस्तक है, किसी पुस्तक का नाम नहीं ले रहा है कि रामायण है कि कक्षा 4 की पुस्तक है कि 5 की है कि कौन सी है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसमें भावनाएं प्रकट की जाती है, जैसे मिठास हो गया, बचपन हो गया, ईमानदारी हो गया, खुशी हो गया, बुढ़ापा हो गया। द्रव्यवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसमें किसी पदार्थ का बोध होता हो, जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, सोना, लोहा, दूध, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। समूहवाचक संज्ञा वो होती है जहाँ पे एक से अधिक वस्तुएं पाई जाती हैं, समूह में, ग्रुप में पाई जाती है, किसी समुदाय का बोध कराती हैं, तो उसको हम समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे कि दोस्तों याद रखेंगे, जैसे कच्छा हो गया, भीड़ हो गया, आपका सेना हो गया, झुंड हो गया, गुच्छा हो गया, ये समूहवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं। चलिए इससे संबंधित कुछ प्रश्न को कवर करते हैं। याद रखिएगा प्रश्न बहुत फंसाऊ है और इसको प्रश्न को बिल्कुल अच्छा तरीका से पढ़ के आप हमको आंसर बताइएगा। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यह नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है, यही आपको बताना है। याद रखेंगे समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन याद रखेंगे भारत का नेपोलियन था, यह एक विशेष उसका गुण था और गुण के कारण इस शब्द का प्रयोग किया गया है। याद रखेंगे भारत का नेपोलियन था, तो इस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है, व्यक्तिवाचक नहीं।
अगर समुद्र गुप्त को पूछता तब आप कहते हैं कि व्यक्तिवाचक है, याद रखेंगे। ये भाववाचक है कि यह जातिवाचक है कि यह समूहवाचक है, याद रखेंगे। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है दोस्तों, तो याद रखेंगे ये जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी भावनाएं किस में प्रकट की जा रही है, वही भाववाचक संज्ञा होगी। भारत आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, मित्रता भाववाचक संज्ञा होगा, लड़का जातिवाचक संज्ञा होगा, पेड़ भी जातिवाचक संज्ञा होगा। यो मित्रता की भावना प्रकट किया, तो भावना क्या है दोस्तों, मित्रता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहां पे आपको कारक बता रहे हैं। आपको बता दें हिंदी में कारक की संख्या कितनी होती है दोस्तों, हिंदी में कारक की संख्या होती है आपकी 8। ये याद रखेंगे पहला प्रश्न। और प्रत्येक कारक का एक विभक्ति चिन्ह होता है और विभक्ति चिन्ह से उसकी हम लोग पहचान करते हैं। जैसे देखिएगा, एक होता है कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है दोस्तों, ने होता है, याद रखेंगे। राम ने पत्र लिखा, इसमें देखिएगा ने शब्द आया ना दोस्तों, तो इसमें क्या कारक होगा, तो इसमें कर्ता कारक होगा। इसमें कर्ता कर रहा है तो कर्ता ने पत्र लिखा, तो यहाँ पे ने है तो इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें कर्ता कारक होगा। ठीक, इसके बाद कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है, जिस पर क्रिया का फल पड़े, जो कर्म का चिन्ह होता है इसका होता है को। राम ने रावण को मारा, याद रखेंगे। राम ने रावण को मारा तो यहाँ पे को आया, तो कर्ता ने कर्म को, याद रखेंगे। कर्ता का एक कर्म हो रहा है, कर्म के भाव में ही निकल कर आ रहा है को, तो यहाँ पे कर्म कारक होगा। करण का चिन्ह क्या होता है, से या के द्वारा, याद रखेंगे। इसका देखिए, वह कलम से लिखता है, याद रखेंगे। कलम से लिखता है तो जैसे यहाँ पे से आया मतलब उसके द्वारा लिख रहा है ना दोस्तों, याद रखेंगे। तो यहाँ पे करण कारक होगा। संप्रदान कारक का चिन्ह होता है को के लिए, याद रखेंगे। भिखारी को कपड़े दो, याद रखेंगे। भिखारी कपड़ा पहनने के लिए न ले रहा है तो याद रखेंगे यहाँ पे को आया, तो यहाँ पे संप्रदान कारक होगा। इसी तरह आप प्रत्येक को याद रखेंगे। अपादान कारक का चिन्ह होता है से और अलग होने के भाव में होता है। पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, से क्या हो रहा है दोस्तों, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है। जब अलग होने के भाव में आए तो वहां पे कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है। संबंध कारक का चिन्ह होता है का के की, रा रे री और ना ने नी। राम का बेटा संबंध है दोस्तों, याद रखेंगे। राम का बेटा, जहां कहीं भी संबंध के रूप में का के की, रा रे री और ना ने नी आए तो याद रखेंगे वहां पे होता है संबंध कारक। और अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में या पर, याद रखेंगे। में या पर, यहाँ पे देखिए मेज पर पुस्तक रखी है, तो अभी आप लोगों को पता है ना, मेज पर पुस्तक रखी है और पर आया है, और जहां कहीं भी में या पर आए वहां पे होता है आपका अधिकरण कारक। और संबोधन कारक का चिन्ह होता है कि इसका जो सिंबल इसके पीछे लगा होता है, और याद रखेंगे यहाँ पे देखिए अरे तुम आ गए, यहाँ पे संबोधन चिन्ह का प्रयोग हुआ। और इस तरह ये आपके 8 कारक की पहचान करना आप लोग प्रैक्टिस करके सीख जाइए। इससे प्रश्न देखते हैं, हिंदी में मुख्य रूप से कारक के कितने भेद होते हैं, तो याद रखेंगे मुख्य रूप से कारक के 8 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पे से है और से अलग होने के भाव में है, तो कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। आगे देखते हैं, राम ने रावण को बाण से मारा। आपको पता है ना कि जैसे देखिएगा किसी भी यहाँ पे देखिएगा राम ने रावण को बाण से मारा, तो आप लोग इसको मैंने नहीं, आप यहाँ पे देखिएगा कारक में आपको मैंने बताया कि कहीं भी आपको अलग होने के भाव में संबंध के भाव में आए। जैसे कि देखिएगा से, राम ने बाण से रावण को मारा, यहाँ पे से है, और किसी के द्वारा अगर आप यहाँ जिसके द्वारा किया जाए तो वहाँ पे कौन सा कारक होता है, करण कारक होता है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा दोस्तों, राम ने रावण को बाण से मारा, तो इसमें आपका करण कारक होगा, बाण से मारा, ठीक ना, से मारा। कलम से लिखता है तो वहाँ पे क्या होगा, करण कारक होगा। हे राम रक्षा करो, संबोधन चिन्ह है, तो यहाँ पे संबोधन कारक होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यथाशक्ति में कौन सा समास होगा, आपको बताया कि जो कभी समास में आप लोग देखोगे मूल रूप से 6 समास, और आपको पता है जहां कहीं भी उपसर्ग लगाओ, यथा धन शक्ति, शक्ति के अनुसार, और आपको पता है इसमें अव्यय भाव समास होगा। जहां कहीं भी उपसर्ग लगे हों, उपसर्ग में आपका क्या होता है दोस्तों, अव्यय भाव समास होता है। आपका द्विगु में क्या होता है, संख्यावाची होता है। संख्यावाची कहीं दे तो आप द्विगु समास को सही करिएगा। बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, तीसरे पद को प्रधान बनाया जाता है, तीसरा पद प्रधान होता है, ऐसे याद रखेगा। तत्पुरुष समास में विभक्ति का लोप होता है, याद रखेंगे क्या होता है दोस्तों, विभक्ति का लोप होता है। इस तरह आप चीजों को याद रखिएगा। आगे देखते हैं,
चौराहा, चौराहा क्या है दोस्तों, याद रखेंगे इसमें संख्यावाची है 4 और याद रखेंगे चौराहा 4 राहों का समूह, और आपको पता है जहां कहीं भी संख्यावाची है वहां पे द्विगु समास होता है। ठीक है, आगे देखते हैं नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात किसको बोलते हैं दोस्तों, शिव को बोलते हैं। और आपको पता है जिस समास में कोई तीसरा पद प्रधान हो तो उसको क्या बोलेंगे, बहुब्रीहि समास बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं राजपुत्र का सही समास क्या होगा, राजा का पुत्र, याद रखेंगे इसको विग्रह करिएगा तो क्या किसमें टूटेगा, राजा का पुत्र में टूटेगा। और का क्या है दोस्तों, विभक्ति चिन्ह है, और विभक्ति चिन्ह जिस समास में आता है उसको तत्पुरुष समास बोलते हैं। और इसमें समास पूछे तो तुरंत बताएगा तत्पुरुष समास। और याद रखेंगे इसमें क्या होगा दोस्तों, राजा का पुत्र, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों 20 नंबर की बात करते हैं। 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, रात दिन में कौन सा समास है, कहीं भी योजक चिन्ह का प्रयोग देखिएगा, रात दिन, भाई बहन, अपना पराया, आज कल, ऐसे चीजें आ जाए, ठीक ना, तो दोस्तों याद रखेंगे सब में आपका क्या समास होगा, द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास में बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। द्विगु समास में संख्यावाची होता है। अव्ययी भाव समास में आपका क्या होता है दोस्तों, याद रखेंगे इसमें आपके उपसर्ग दिखते हैं। याद रखेंगे कर्मधारय समास में कर्म की प्रधानता पाई जाती है। इस तरह आप चीजों को कवर करिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं जिस समास में उत्तर पर प्रधान हो और कारक चिन्ह का लोप हो उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास। कारक चिन्ह का किसमें लोप होता है, तत्पुरुष समास में होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। दशानन में कौन सा समास है, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात 10 हैं जिसके मुख, अर्थात रावण की बात कर रहा है। और जिसमें तीसरा प्रधान हो, तीसरा पद प्रधान हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, बहुब्रीहि समास बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं पाप से मुक्ति, याद रखेंगे इसको तोड़िएगा, पाप से मुक्ति, इसके इसमें टूटेगा दोस्तों, इसको तोड़िएगा, पाप से मुक्ति, याद रखेंगे पाप मुक्त में कौन सा समास होगा, पाप से मुक्त, याद रखेंगे इसमें समास होगा तत्पुरुष। याद रखेंगे पाप मुक्त में कौन सा तत्पुरुष समास है, याद रखेंगे यहाँ पे देखिएगा से अलग होने के भाव में आ रहा है। और आपको पता है कि पाप से मुक्त हो रहा है, पाप से मुक्त हो रहा है, से अलग होने के भाव में है तो अपादान कारक होगा, इसमें अपादान तत्पुरुष होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं उत्कर्ष का सही विलोम शब्द क्या होगा, आपको बताना है दोस्तों। याद रखेंगे उत्कर्ष का मतलब होता है दोस्तों, याद रखेंगे उत्कर्ष का मतलब होता है उन्नति। क्या होता है दोस्तों, याद रखेंगे उत्कर्ष का मतलब होता है उन्नति। और याद रखेंगे अपकर्ष का मतलब होता है अवनति, याद रखेंगे इसका मतलब होता है अवनति। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं आविर्भाव का सही विलोम शब्द क्या होगा, आविर्भाव, याद रखेंगे आविर्भाव का सही विलोम शब्द की बात करें दोस्तों, आविर्भाव का मतलब होता है उत्पन्न होना। याद रखेंगे इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, उत्पन्न होना, या इसका मतलब होता है दोस्तों प्रकट होना। और याद रखेंगे इसका भाव, इसका जो आपका विलोम शब्द होगा उसको बोलेंगे दोस्तों तिरोभाव। और तिरोभाव का मतलब होता है दोस्तों गायब होना या अदृश्य होना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्षणिक शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, क्षणिक का मतलब होता है दोस्तों सूक्ष्म, कम समय के लिए सूक्ष्म होता है। और याद रखेंगे इसका जो विलोम शब्द होगा वह शाश्वत होता है। शाश्वत का मतलब होता है दोस्तों सदा, जीवन, प्रयत्न। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं आकर्षण का सही विलोम शब्द क्या होगा, आकर्षण का मतलब अपनी तरफ खींचना या आकर्षित करना। विकर्षण का मतलब होता है दूर ढकेलना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं सक्रिय का सही विलोम शब्द क्या होगा, सक्रिय का मतलब होता है एक्टिव। याद रखेंगे एक्टिव होता है दोस्तों, याद रखेंगे सक्रिय का मतलब होता है एक्टिव होना। और याद रखेंगे सक्रिय का विलोम शब्द निष्क्रिय होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों आस्तिक का विलोम शब्द, आस्तिक का मतलब होता है ईश्वर को मानने वाला या ईश्वर में विश्वास करने वाला। याद रखेंगे ईश्वर को मानने वाला होता है उसको आस्तिक बोलते हैं। और जो नास्तिक होता है वह ईश्वर को न मानता हो। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं आंखों का तारा होना, मुहावरा दिया है दोस्तों, आंखों का तारा होना मतलब बहुत प्रिय होना होता है। याद रखेंगे आंखों का तारा होना मतलब बहुत प्रिय होना। आगे देखते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। याद रखेंगे अयोग्य को बड़ी सफलता मिलना, आंख का कमजोर होना, अंधे को कुछ नहीं दिखना, अचानक मेहनत करना। याद रखेंगे अंधे को हाथ बटेर लगने का मतलब होता है अयोग्य को बड़ी सफलता मिलना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 9 2 11 होना, भाग जाना। पुलिस के आते ही चोर 9 2 11 हो गया। याद रखेंगे 9 2 11 होना, गणित में तेज होना नहीं दोस्तों, भाग जाना यही सही होगा। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं दांतों तले उंगली दबाना का सही अर्थ क्या होगा, बहुत भूख लगना ये होगा। ये आपका होगा कि चकित रह जाना या बहुत हैरान हो जाना, उंगली में दर्द होना, गुस्सा करना। आपको पता है कि दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ होता है कि चकित रह जाना या बहुत हैरान हो जाना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा।
आगे देखते हैं पानी पानी होना। पानी पानी होना मतलब कि बेइज्जत हो जाना, शर्मिंदा होना, याद रखेंगे। बहुत प्यास लगने का मतलब होता है कि शर्मिंदा होना, कि नदी में डूबना, कि बहुत खुश होना, याद रखेंगे। पानी पानी होने का मतलब होता है कि शर्मिंदा हो जाना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। राई का पहाड़ बनाना का अर्थ होता है, राई का पहाड़ बनाने का मतलब होता है दोस्तों, याद रखेंगे, राई को पहाड़ पर ले जाना, छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, बहुत छोटा काम करना, पहाड़ पर खेती करना नहीं दोस्तों। राई का पहाड़ बनाना मतलब छोटी बातों को बहुत बड़ा चढ़ा के पेश करना, अतिशयोक्ति में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। दीजिए मुझे विदा। देखते रहिए अभिषेक एकेडमी। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए।